नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मित्रों, चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। पहला प्रश्न देखते हैं कि कुर्सी शब्द है। अच्छा प्रश्न है। जो कुर्सी शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है? जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग का, व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग का, जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग का या भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग का। तो मित्रों देखो, पहली बात बता दूं कि जो कुर्सी शब्द है, कुर्सी हुआ, पंखा हुआ, जूता हुआ, ये जो शब्द होते हैं ना ऐसे मित्रों, इनमें क्या होते हैं मैं बताऊं। इनमें अगर किसी कंपनी विशेष का नाम दे रखा है ना, तब तो वो व्यक्तिवाचक होगा, क्योंकि कंपनी विशेष होगी तब तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सीधा पूछा गया है जो कुर्सी शब्द है वो कैसा है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक नहीं होगा और ये भाववाचक चीज है ही नहीं। ठीक है, दो विकल्प हट गए। अब ये दो विकल्प बचे, पहला विकल्प और तीसरा विकल्प। इनमें आपको बता दूं मैं कौन सा होगा मित्रों। तो इनमें हो जाएगा, अब दो विकल्प बचे हैं तो कुर्सी फिर लिंग में पूछा है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आपको पता है कुर्सी शब्द स्त्रीलिंग है, यानी कि जातिवाचक स्त्रीलिंग ये विकल्प इसको दर्शाता है। तो विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है यहाँ पे। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? अच्छा प्रश्न है। कौन सा शब्द है निम्न में से जो संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? यानी कि विशेषण शब्द है जिनमें चारों विशेषण है, इनमें से तीन विकल्प तो संज्ञा से बने हैं, एक विशेषण से नहीं बना है। पूछा गया मानवीय, नाटकीय, स्वकीय या वित्तीय। तो मित्रों देखो, मानवीय में मानव, नाटकीय में रहेगा नाटक और वित्तीय में रहेगा वित्त। ये तीनों तो बने हैं संज्ञा से, मानव, नाटक और वित्त ये संज्ञा शब्द है, इनसे विशेषण बने। फिर ये जो प्रत्यय लगकर बना है, ठीक है, तीनों में ये प्रत्यय लग के। लेकिन जो मित्रों स्वकीय है ना, इसमें मूल जो आपके देखो स्व है, ठीक है, स्व प्लस की है। तो जब स्व है ना, ये कोई संज्ञा शब्द नहीं है, ये जो स्व है वो हो जाएगा आपके सर्वनाम है मित्रों, स्व। ठीक है, तो ये संज्ञा शब्द से नहीं बना है। तो प्रश्न संख्या जो 2 है वह आपके तीसरा विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर मित्रों। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? निम्नलिखित शब्दों में सभी जातिवाचक संज्ञा के प्रकार है। और इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं ना, यानी कि देखो यहाँ पे 3 विकल्प दे रखे हैं और सभी के सभी किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा के प्रकार है ये पूछा है। अरब सागर, देवता, लेखक, माता, प्रभु, घी, गबन, चोरी, पंडित, पुस्तक, विद्वता, अरावली। देखिए अच्छी तरह व्याख्या करूंगा, सारे समझाऊंगा। ठीक है, अरब सागर ये किसी सागर समुद्र का विशेष नाम है, तो इसमें तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, इसको हटाऊं मैं, ये व्यक्तिवाचक है। देवता की बात करूं तो देखो, देवता शब्द है ना भाववाचक है भाई, जातिवाचक नहीं होगा। देवता शब्द भाववाचक है, ये बना है, जो देव शब्द है वो जातिवाचक है और उसमें फिर ता पड़ते लगने से ये बन गया देवता जो भाववाचक है। जबकि लेखक, ये लेखक जातिवाचक रहेगा, लेकिन दो विकल्प यहाँ पे नहीं रहेंगे, पहला और दूसरा। ठीक है, तो इस विकल्प को हटाना पड़ेगा। फिर है आपके तीसरे विकल्प चलते हैं, गबन, चोरी, पंडित। तो देखो, गबन एक उपन्यास विशेष है, इसका मतलब व्यक्तिवाचक है, तो यहाँ पे भी हट गया। पंडित की बात करूँ, ये तो बिल्कुल जातिवाचक है। चोरी, चोरी नहीं, चोर आता तो जातिवाचक होता, फिर चोर में ई प्रत्यय जोड़ दिया तो चोरी, ये भाववाचक बन गया भाई। ठीक है, तो ये नहीं है, इसका मतलब तीसरा विकल्प नहीं है। चौथे में कह रहेगा पुस्तक, विद्वता, अरावली। अरावली बिल्कुल एक विशेष नाम है पर्वत चोटी का, तो ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक है, हटाना पड़ेगा। पुस्तक, पुस्तक जातिवाचक है, लेकिन ये नहीं है अरावली, तो ये भी हट जाएगा। विद्वता, विद्वता में विद्वान शब्द क्या है मित्रों, आपको बता दूं, विद्वान शब्द है जातिवाचक, उसी से फिर ता प्रत्यय लग के भाववाचक बनी है। ठीक है, ये भाववाचक है विद्वता। तीनों विकल्प हट गए, यहाँ दूसरा विकल्प सही है, यानी कि माता। कोई भी रिश्ता संबंधित नाम आ जाए, जैसे पिता आ जाए, बहन आ जाए, भाई आ जाए, चाचा आ जाए, माता आ जाए, सारे सारे जातिवाचक होंगे, है ना। बेटा आ जाए, माँ आ जाए। ठीक है, प्रभु, प्रभु भी क्या है, जातिवाचक है, याद रखना। और घी, जातिवाचक में दो प्रकार पड़े होंगे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। उस द्रव्यवाचक का प्रकार है मित्रों घी। ठीक है, तो दूसरा विकल्प सही होगा प्रश्न संख्या 3 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। किस विकल्प में निपात का प्रयोग नहीं किया गया? अच्छा प्रश्न है, निपात का प्रयोग किस विकल्प में नहीं किया गया है? मैं भी साथ चलूंगा, मैं भी चलूंगा, एक मैं साथ चलूंगा नहीं, मैं भी साथ चलूंगा, इसका मतलब मैं तो साथ चलूंगा ही चलूंगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये निपात है इसमें, तो ये निपात का प्रयोग है। वह तो नहीं चलेगा, इसका मतलब वह तो नहीं चलेगा, यहाँ पर भी तो में निपात है, जोड़ दे रखा है कि वह तो किसी भी हालत में नहीं चलेगा।
तुम कहाँ तक जा रहे हो, तो तुम कहाँ जा रहे हो, एक तुम कहाँ तक जा रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर भी निपात है, कहाँ तक जा रहे हो एक सीमा बता दी, ठीक है, ये भी निपात है तक शब्द में, ठीक है। लेकिन कृष्णा पढ़ाई कर रहा है, इसमें तो कहीं पे कोई निपात है ही नहीं। तीसरा विकल्प सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से असत्य कथन पहचानिए। निम्न में से असत्य कथन कौन सा मित्रों, गलत कथन पहचानना आपको, ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। और ये समास टॉपिक से, पंचानन में द्विगु समास है, चंद्रमौली में बहुब्रीहि समास है, जीवन मरण में द्वंद्व समास है, जेब कट में तत्पुरुष समास है। देखो मित्रों, जेब कट या जेब कतरा, इनमें तत्पुरुष है, जेब को काटने वाला, ठीक है, जेब को कतरने वाला। को आया है मतलब कर्म तत्पुरुष है इसके अंदर, ठीक है, द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगी, ये तो सही है भाई, असत्य पूछा है यहाँ पे तो। जीवन मरण में द्वंद्व समास है, जीवन मरण में द्वंद्व समास है, बिल्कुल सही कथन है, जीवन या मरण है ना, द्वंद्व है। चंद्रमौली में बहुब्रीहि समास है, ये भी कथन सही है। कैसे कि मित्रों, चंद्रमौली, इसका सही समास विग्रह क्या होगा, चंद्र है मौली पे जिसके, चंद्र है मौली पे जिसके, यानी कि मौली मतलब मस्तिष्क या माथा, ठीक है, और चंद्र यानी चंद्र, चंद्र जिसके माथे पर है, जिसके मस्तक में चंद्र विराजमान है, वो कौन है, शिव जी। तीसरे अर्थ में आ गए भगवान शिव। तो पहला अर्थ चंद्र, दूसरा मौली, तीसरा शिव अर्थ में आ गया, तो बहुब्रीहि है, सही चीज है ये भी। लेकिन पंचानन में द्विगु द्विगु समास नहीं है। पंचानन हालांकि पंच संख्या है, लेकिन पंचानन का भी तीसरे अर्थ में प्रयोग हुआ। एक तो कह रहे हैं पंच यानी कि 5 है, आनन यानी मुख, 5 है मुख जिसके, अर्थात कौन, भगवान शिव, ठीक है, भगवान शिव के याद रखना 5 मुख होते हैं, ठीक है। अगर पूछे कि चतुरानन 4 मुख किसके हैं, तीसरे अर्थ में, हालांकि पहला शब्द संख्यावाची है तो द्विगु होता है, लेकिन यहाँ पे संख्यावाची आ रहा है पंच प्लस आनन, लेकिन तीसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए तब होता है। यहाँ पे तीसरा अर्थ आ रहा है भाई, इसका मतलब द्विगु नहीं होगा, यहाँ पे तो बहुब्रीहि होना चाहिए, गलत कथन है। चतुरानन 4 है आनंद जिसके, 4 आनंद किसके, ब्रह्मा के। 6 है आनंद जिसके, 6 आनंद षडानंद कार्तिकेय होंगे, शिव के पुत्र। और पंचानन होंगे ये, यानी 4 मुख, 5 मुख, 6 मुख वाले याद रखना, दशानन रावण है ही। पहला विकल्प सही है प्रश्न संख्या 5 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। मोनिका ने कहानी सुनाई है, वाक्य में काल रूप क्या है। मोनिका ने कहानी सुनाई है मतलब सुनाई है, अभी अभी सुनाई है भाई, है। वाक्य में काल रूप क्या है, अभी अभी सुनाई, इसका मतलब सुनाई तो है, यानी सुनाई मतलब सुना दी कहानी, तो इसका मतलब वो आएगा वाक्य भूतकाल में। सामान्य वर्तमान काल को तो बिल्कुल हटाना पड़ेगा, भूतकाल में आएगा। क्यों, ऐसा थोड़ी ना है कहानी सुना रही है कि सुनाती है, नहीं, सुनाई है इसका मतलब सुना तो दी है, लेकिन है अभी अभी सुनाई दी है, अभी अभी। भूतकाल में जिस प्रयोग में अभी अभी आए उसे मित्रों आसन्न भूतकाल कहते हैं, यानी जिसमें भूतकाल का हो प्लस में क्या लग जाए, है लग जाए, ठीक है। पूर्ण भूतकाल में मोनिका ने कहानी सुनाई थी, अपूर्ण भूतकाल मोनिका कहानी सुना रही थी, रहे थे, रहा था। और एक होता है सामान्य भूतकाल, उसमें आता मोनिका ने कहानी सुनाई। तो मित्रों दूसरा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 6 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे दोस्तों। जबानी जमा खर्च करना मुहावरे का सही अर्थ है, अच्छा प्रश्न है। जबानी जमा खर्च करना, ये जो मुहावरे इसका सही अर्थ दिया है, कीमती राय देना, गप्पे लड़ाना, अनुभव बांटना, छोटी सलाह देना। अब आप सोचोगे देखो कीमती राय देना या अनुभव बांटना लगभग एक समान हुआ, और छोटी सलाह देना ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब अनुभव बांटना, कीमती राय देना, ये जबानी जमा खर्च नहीं होगा ना। खर्च मतलब क्या होता है कि भाई व्यर्थ में खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब वो गप्पे लड़ा रहे हैं, ठीक है। अनुभव बांटना भी नहीं होगा, कीमती राय भी नहीं देना, क्योंकि जुबानी जमा जो भी जमा है उसे बिल्कुल फालतू में खर्च कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 7 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 है, मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में निजवाचक पूछा है। निजवाचक है ना जो स्वयं अपने लिए ही प्रयुक्त हो। देखो इसमें चला और जाऊंगा ये दो तो होंगे नहीं, ठीक है। अब दो होंगे, या तो मैं होगा या स्वयं होगा। तो मैं, ये तो खुद बोल रहा है, तो मतलब ये तो भाई किस में आ जाएगा, पुरुषवाचक में, खुद के बोलने के लिए आएगा ना, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा भाई स्वयं। मैं स्वयं यानी कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो ये हो जाएगा अपने आप, स्वयं, है ना, निज, ये निजवाचक सर्वनाम होगा। चौथा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न संख्या 8 में। आगे बढ़ते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 9 पर। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, लिंग टॉपिक से आ रहे, सारे टॉपिकों से लगभग प्रश्न बनाए गए हैं। सूर्य जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग पूछा है मित्रों। सूर्यणी, सूर्या, सूर्य या सूर्यणी। तो देखो सूर्यणी भी नहीं होगा, सूर्य भी नहीं होगा। अब आपको दो में कन्फ्यूजन है, सूर्य का सूर्यणी या सूर्या। तो जिस प्रकार बाल का बाला होता है ना, सूत का सूता होता है,
तो उसी प्रकार सूर्य का हो जाएगा सूर्या, है ना, यानी ए को आ में कर देंगे चेंज, ठीक है। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 9 में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 10 पे। वह सिंह से बीत है वाक्य में कौन सा कारक है? वह सिंह से बीत है वाक्य में कौन सा कारक है? विभक्ति है ये से, कारक पूछा है, से किस में आती है? अधिकरण में तो मैं पेपर आता है, संप्रदान में को या के ले आता है, दोनों हट गए, या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब सिंह से बीत है यानी कि बीत यानी डर, तो डर के आपको पता है हमेशा कौन सा आता है मित्रों? अपदान कारक आता है। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 10 में, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11वें पर। प्रश्न संख्या 11वां है, खेल तमाशे की चीजें देखकर भोले भाले आदमी का जी ललचाता है, वाक्य में क्रिया का भाव। यहाँ पे क्रिया पूछी है, ठीक है, तो क्रिया में देखो यहाँ पे आ जाएगी क्रिया कौन सी? ललचाना है क्रिया। बाकी में इस वाक्य में पूरे में ललचाना, ललचाना मूल रूप से किससे बनी है? लालच शब्द से ललचाना बनी है, ठीक है। और ये लालच क्या है? ये है मित्रों लालच शब्द संज्ञा है। प्रेरणार्थक तो खुद कार्य न करके दूसरों से करवाए तब प्रेरणार्थक होगा, ठीक है। सकर्मक नहीं, अकर्मक भी ऐसे में नहीं आएगा, है ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सकर्मक में तो हालांकि कर्म वगैरह है, इसमें जी कर्म है, लेकिन सकर्मक नहीं होगा। ये इसके बजाय होगा ललचाना, है ना, बात से बतियाना, स्वीकार से स्वीकारना, आप से अपनाना, तो लालच से बनेगी ललचाना, वो होगी नाम धातु क्रिया। यानी कि ऐसी धातु, ऐसी क्रिया जो संज्ञा से, ऐसी क्रिया जिसका निर्माण संज्ञा शब्दों से हो, जिसका निर्माण सर्वनाम शब्दों से हो, और जिसका निर्माण विशेषण शब्दों से हो मित्रों, है ना। जिसका निर्माण संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से जिनका होता है ना, वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 11वें में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12वें पर। व्याकरण में वचन शब्द का सही अर्थ क्या है? अच्छा प्रश्न है, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका अर्थ भी आना चाहिए। वचन आपकी टॉपिक है ना, इस शब्द का सही अर्थ व्याकरण दृष्टि से क्या है? भाषा, पहचान, संख्या, विश्राम। भाषा नहीं है भाई, पहचान, पहचान होता है लिंग का। जो लिंग है ना, लिंग का शाब्दिक अर्थ मैंने पहले ये प्रश्न करवा दिया है, प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो हिंदी व्याकरण की। जो लिंग है उसका शाब्दिक अर्थ होता है पहचान। वचन का होता है मित्रों संख्या, ठीक है। और विश्राम या विराम या ठहराव ये होता है विराम चिन्ह का, है ना, विराम चिन्ह का होता है ये विश्राम, विराम या ठहराव, रुकनाना, विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है। लिंग का पहचान हो गया, वचन का हो जाए संज्ञा। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 12वें में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13वें पर। प्रश्न संख्या 13वां, जीवन शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अच्छा प्रश्न है भाई, बहुत कम ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। जीवन शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जीवनी, जीव, जैविक या जीवंत। और ये प्रश्न मित्रों एक बार सेकंड ग्रेड में आ रखा है, अगर आप इसको सरल बताते हो तो वही आएगा जो सिलेबस पे आधारित है ना। सरल तो जिनकी तैयारी अच्छी है उनको लगता है। जीवन का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा मित्रों? जीवन का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा जीवनी, ठीक है। पहला विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 13वें में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14वें पर। साहित्य शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय होगा। जो साहित्य शब्द है इसमें मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है? इनमें बीच में आएगा भाई सबके प्लस, ठीक है। ये क्या है कि थोड़ा जो पीडीएफ में तो मिस्टेक हो जाता है, प्लस का चिन्ह लगना। सात प्लस ते, सह प्लस हिते, सहित प्लस ये या सहित प्लस ते। तो साहित्य आपको बता दूं, इसमें मूल शब्द होगा सहित और प्रत्यय होगा ये, यानी सहित प्लस ये से बना है साहित्य। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 14 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर मित्रों। दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है? बढ़िया प्रश्न है। दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है? दुस 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 दु सारे के सारे यही लिखे। अब देखो आपको बता दूं, उपसर्ग में कोई भी विसर्ग में नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये विसर्ग जब चीज आ रही है ना, दु या फिर नी, ये क्या हो जाएगी? ये संधि में आएगी भाई, ठीक है, संधि में आ जाएगी, इसको हटा दो। अब देखो मैं बताऊं आपको, दुष्चरित्र आ गया, दुष्कर्म आ गया, ठीक है, ये शब्द आ गए, या एक आ गया दुष्संस्कार, दुष्संस्कार। अब तीनों में अलग अलग आते हैं। यहाँ पे से आया है भाई ये, यहाँ पे से आया कौन सा? ये, यहाँ पे से आया है कौन सा? ये।
कौन सा करोगे? मतलब ये से आए तो क्या ये होगा, ये आ गया है तो क्या ये होगा, और यहाँ पे ये आया तो क्या ये होगा? नहीं, दुस का एक ही उपसर्ग है, तीन नहीं है। दुस का एक ही उपसर्ग है जिसमें से साइकिल वाला याद रखना। इसी प्रकार नी में कंफ्यूजन हो गया ना, शब्द तो जो शब्द बनेंगे ना उनके बीच में ये भी आएगा, उनके बीच में ये भी आएगा, उनके बीच में ये भी आएगा, निस। लेकिन निस भी इसी एक प्रकार का यही एक उपसर्ग होता है ना। अगर आप कह दो कि निस, गलत है, उपसर्ग ही नहीं है। अगर आप इस निस को बता देते हो, ये भी उपसर्ग नहीं है ना। तो निस और दुस यही उपसर्ग होते हैं जिसमें से साइकिल का प्रयोग होता है। पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 15 में ये इतनी कीमती चीज बताने के लिए मैं ये प्रश्न लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 के लिए। प्रश्न संख्या 16 देखिए, ग्रह तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या है? जो गृह शब्द है ये तत्सम है, बता रखा है, तो तत्सम का तद्भव रूप पूछा है, क्या होगा? ग्रह, गे, गह या ग्राह। तो देखो जो ग्रह है ये, है ना, ये क्या है मित्रों? ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? तो जो ग्रह है ना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है घर, ठीक है। जबकि ये जो ग्रह है ना, इसका हो जाएगा मित्रों नक्षत्र, ठीक है। इस ग्रह का हो जाएगा नक्षत्र, तारे। तो ये तो इसका होगा ही नहीं बिल्कुल, है ना। इस ग्रह का आपके ये गेह हो जाएगा मित्रों तद्भव रूप, ठीक है। तद्भव में गेह बोलते हैं, और गेह की मात्रा आएगी, यहाँ पे मैंने मात्रा नहीं दी आपको कंफ्यूजन करने के लिए, ठीक है। तो गेह आएगा, ध्यान रखना, इस ग्रह का तद्भव। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 16 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। यण संधि का उदाहरण कौन सा है? जो यण संधि है मित्रों, इसका उदाहरण कौन सा है? अच्छा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है मित्रों, यण संधि का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, बताओ। देखो भवन की बात करूं तो ये इसका जब भी संधि विच्छेद करेंगे तो होगा बो धन अन, यानी कि ये बात तो किसकी हो रही भाई? अयादि की हो रही है, ठीक है, हटा दो इसको। विद्यालय की बात करूं तो विद्याधन आलय, कौन सी हो जाएगी? स्वर दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। विद्याधन आलय लिखने की जरूरत नहीं, ये भी नहीं होगा। एक एक की बात करूं तो देखो, एक धन एक, कौन सी हो जाएगी? एक एक, ये हो जाएगी भाई वृद्धि की, और पहले ही इसकी पहचान है, टुकड़े करने की जरूरत नहीं है। दो मात्रा लगी हुई ऊपर ना के में, तो जिसमें ये दो लगती है ज्यादातर वृद्धि होगी। तीनों विकल्प मैंने खोल दिए, तीनों हट गए भाई, एक ही विकल्प बचा व्यर्थ। क्यों? क्योंकि व्यर्थ का टुकड़ा होगा वी धन अर्थ, यानी वी में छोटा ई है, छोटा ई या बड़ा ई कोई भी हो, उसके बाद असमान स्वर आए, असमान यानी वापस ई या ई ना आए, ए आए, ऊ आए, आ आए, ओ आए, कुछ भी आए, ई या ई नहीं आना चाहिए, ठीक है। तब वहाँ पे उसका ये बन जाता है, ये हलंत में बनेगा, ये हो जाएगी यण संधि की पहचान। इसी प्रकार ऊ या ऊ में अगर असमान स्वर आए ना, तो उसका बनेगा वह बनेगा, ठीक है। और इसकी भी एक इसकी क्या नाम है, इसका यण संधि की पहचान है। जहां भी ये आएगा ना, अब ये आता है दो चीजों में, ये और वह है ना, दो चीजों में आता है, दो संधियों में आता है। अयादि में भी आता है, यण में भी आता है। लेकिन अयादि में पूरा आएगा, ये देखो वह है ना, इससे पहला अक्षर है वो पूरा आएगा, इसमें वह पूरा आएगा। इसमें ये और वे में आगे का जो है वो आधा आएगा, ये के आगे वह आएगा वो आधा है, मतलब यण संधि है। चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 17 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। कार्तिकेय शब्द में प्रत्यय कौन सा? मित्रों अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। कार्तिकेय शब्द में प्रत्यय कौन सा है? ये ए, के या का? देखो का तो ये तो आगे लग रहा है, तो इसका भी ये उपसर्ग भी नहीं होगा ना, हटाओ इसको। के प्रत्यय नहीं होगा भाई, कार्तिक कार्ति प्लस के, ये भी नहीं होगा। अब ये तो ये होगा कार्तिकेय प्लस ये, या फिर ए होगा, तो इसका ये भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा मित्रों ए। कैसे? मैं बताऊं। कार्तिकेय के जब टुकड़े करोगे तो हो जाएगा कार्तिक प्लस ए, यानी कि कार्तिकेय, ठीक है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। इसी प्रकार और शब्द बनते हैं, जैसे गांगेय, उसमें गांगेय में मूल शब्द गंगा है भाई, ठीक है। गंगा प्लस ए, ठीक है, वो गांगेय, गंगा प्लस ए। इसी प्रकार हुआ राधेय, राधा प्लस ए, ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द है पाथेय, पथ प्लस ए, ठीक है। तो याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 18 में। आगे बढ़ते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 19 पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। ओरस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? वाक्य के लिए एक शब्द आपका नया टॉपिक है, तो वहां से प्रश्न है, ओरस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? बाद में जन्म लेने वाला, बाद में जो जन्म लेते हैं ना, उसको बोलते हैं अनु, यानी पीछे या बाद में, और जय यानी जन्म लेने वाला, यानी अनुज।
अनुज बोलते हैं बाद में जन्म लेने वाला, या जिसको कहते हैं छोटा भाई। अग्रज वो होता है आगे जन्म लेने वाला। गोद लिया हुआ पुत्र या पुत्री को बोलते हैं जिसे हम गोद लेते हैं ना, किसी का बच्चा नहीं आता तो गोद लेता है, उसे दत्तक बोलते हैं भाई, ठीक है, दत्तक। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान, एक पुरुष होता है उसकी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान है, उसे कहेंगे मित्रों औरस। अपनी ही माँ से उत्पन्न भाई, अपनी ही माँ से, एक ही माँ से अगर दो भाई होते तो दूसरा उसकी क्या होता है, सहोदर। और अगर अपनी ही माँ से उत्पन्न बहन आता तो सहोदर का सहोदरा हो जाता, ठीक है। तो यहाँ तीसरा विकल्प सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 19 में। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न संख्या 20 पर। अनस्वर शब्द का अर्थ है, अनस्वर जो शब्द है मित्रों, इसका अर्थ कभी कभार जब गद्यांश में से प्रश्न आएंगे पद्यांश में सब अर्थ भी पूछ लिया जाता है ना। अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे ऑप्शन भी अच्छे हैं। नस्वर, आभ्यंतर, मूल या शाश्वत। आभ्यंतर की बात करूं तो आभ्यंतर का तो मतलब क्या होता है, आंतरिक, यानी कि आभ्यंतर शब्द का अर्थ होता है आंतरिक, और आभ्यंतर का तो हो जाता है बाहरी, विलोम हो जाएगा, ठीक है। मूल शब्द ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नस्वर, देखो अनस्वर, अनस्वर का अर्थ ये होता है ए प्लस नस्वर, ये टुकड़े होंगे, ए उपसर्ग इसमें। ए यानी अर्थ होता है नहीं, और नस्वर यानी नाश होने वाला, नहीं नाश होने वाला मतलब जो कभी समाप्त नहीं हुआ है, नस्वर, अनस्वर, ठीक है। और जो समाप्त हो जाए उसे बोलते हैं नस्वर। ये तो इसका हुआ भाई विलोम, ठीक है, विलोमित होगा नस्वर का नस्वर, तो ये भी हटेगा। हमें पूछा अर्थ कौन सा है, अर्थ हो जाएगा शाश्वत। क्यों, शाश्वत बोलते हैं जो सदा रहने वाला हो, सदा रहने वाला हो, प्राचीन समय से आज भी जीवित है, जैसे सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, ये चीजें, ये सदा शाश्वत है ना, तो सदा रहने वाले है ना शाश्वत। अनस्वर जो का नाश नहीं हो मतलब वो सदा रहेगा, तो चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 20 में। तो दोस्तों ये थे आज के हिंदी ग्रामर के, हिंदी व्याकरण के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि 20 में से आपके प्रश्न, कितने प्रश्न सही रहे, कितना आपका स्कोर रहा। और कंटिन्यू ईवीएस के वीडियो आ रहे हैं तो वो भी देखना मत भूलिए, स्पेशल तौर पे सारी सब्जेक्ट की कोशिश हो रही है, सारी सब्जेक्ट कंटिन्यू चल रहे हैं मित्रों, अच्छे प्रश्न हैं, अंतिम समय में फ़ायदा मिलेगा ऐसे प्रश्नों से। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है मित्रों, धन्यवाद।